Is the principal answerable to the board of governors? Yes, he is. Then why was he not answering to the board of governors जब उसे board of governors पूछ रहे थे कि आप ये आपने खुद इंट्रोडक्शन में बताया कि गवर्नर साहब ने उसको कहा कि आप दें, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसको कहा कि आप क्लैरिफिकेशन दें या बच्चों का रिकॉर्ड दें, तो उसने कहा मैं नहीं देता। क्या जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके जो प्रिंसिपल का ऑफिस है वो उनको ये पावर देता था कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? ईस्टर्न कॉलेज में एक सीट के पीछे 3-3 हज़ार लोग होते हैं, तो मेरा ख्याल उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो हम इस सीट को मान लेते हैं। यही मसला है ना, मान लेते हैं। बिल्कुल ये मसला। और वो गवर्नर और प्रिंसिपल साहब ने कहा जी आप पैसे दे के मलना चाहते हैं तो मान लें, पैसे दिए बगैर हम आपको मलने नहीं देंगे। अवामी नुमाइंदा होने का जिस तरह सहाफ़ी होने के साथ आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल सकते, उस तरह अवामी नुमाइंदे के भी कुछ बेनिफिट्स नहीं है। अगर उनकी गाड़ी के ऊपर शीशे काले थे, यही मसला है मेरा ख्याल जिससे हाँ, लड़ाई यही शुरू हुई मसला थी, और उसका एक्चुअली एक लाइसेंस चाहिए होता अगर, और उनके पास वो लाइसेंस नहीं था, तो वो पुलिस अफसर ने बिल्कुल ठीक किया। उस पुलिस अफसर के साथ ज़्यादती हुई। पाकिस्तान के अंदर फिर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है, और मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी उनकी है। मज़ा तो तब आता ना, ये तब पता चलता कि ये अपोजिशन के एमपी होते हैं। हमारा इतना मासूम, इतने प्यारे, इतने अच्छे वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं गैस के इतने रेट्स बढ़ रहे हैं मुल्क में, वो भरम है। पाकिस्तान में कोई प्राइवेट कंपनीज तो है नहीं गैस डिस्ट्रीब्यूशन की। आखिर हर कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। वो पंजाब की हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गैस देती हैं, सिंध में देती हैं, जहाँ भी देती हैं सरकार की कंपनीज हैं जो गैस बेच रही हैं। अगर सरकार की कंपनीज ही गैस महंगी बेच रही हैं तो वज़ीर आज़म साहब को किस बात का दुख है? खुशामदीद, आप देख रहे हैं इंडियन। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। आज ख़बरों का भरमार है। आमतौर पे ख़बरें होती हैं, आज थोड़े से जिसको कहते हैं ना कि इश्यूज़ हैं, तो इश्यूज़ आज हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आज चीमा साहब की बात करेंगे। उनके 2 बेटों का मसला है। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दे दें, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बहुत दुख और गुस्से में हैं कि मुल्क में गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और रावलपिंडी पुलिस ने एक बहुत ही गलत कार्रवाई करते हुए एक सहाफ़ी हैं इसरार राजपूत, उनको कल गिरफ़्तार किया, उनके खिलाफ़ एफ़आईआर की और उनको गिरफ़्तार कर लिया, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर के मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए जिन्होंने एक सब इंस्पेक्टर का तबादला करा दिया, ये क्या कहानी है, इस पे आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज चीमा की तरफ आते हैं। मैं आपको बताऊँ आज चीमा का मामला क्या है। चीमा साहब का मामला ये है कि उनके 2 बच्चे पढ़ते हैं ग़ालिबन क्लास 2 और क्लास 4 में एचएसएन में। उनकी वाइफ़ का ट्रांसफ़र हो गया जून 2022 में इस्लामाबाद। तो उनकी वाइफ़ ने ये एप्लीकेशन दी एचएसएन कॉलेज में कि मुझे चूँकि जाना पड़ रहा है इस्लामाबाद, तो मेरे बच्चों को लॉन्ग लीव दे दी जाए और उनके जो फ़ीस है वो भी माफ़ कर दी जाए, उन इस दौरान उनकी फ़ीस ना काटी जाए। तो जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने कहा कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, अगर आपने जाना है तो आप जाएँ, बट यू विल हैव टू पे द फ़ीस। उन्होंने फ़ीस पे नहीं की, वो मामला चलता रहा। उन्होंने एक बच्चे को स्कूल से फ़ारिग कर दिया। गवर्नर पंजाब जो कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है उसके शायद वो सरबराह होते हैं, उन्होंने बीच में इंटरवीन किया और उन्होंने रिकॉर्ड मांगा प्रिंसिपल साहब से। प्रिंसिपल साहब गोरे हैं बाय द वे। उनसे ये रिकॉर्ड मांगा कि मुझे इन 2 बच्चों का रिकॉर्ड दें। प्रिंसिपल साहब ने वो रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने उनको समन भेजा कि आप गवर्नर हाउस पेश हों और मुझे बताएं कि ये क्या मामला है। वो गवर्नर हाउस पेश भी नहीं हुए। फिर गवर्नर साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसको कहा कि आप जाकर पूछें कि वहाँ क्या मामला हुआ है। ये मैं आपको मोटी-मोटी बता रहा हूँ, डिटेल्स बहुत सारी हैं इसमें। तो वो उन्होंने उसके बाद उन 2 बच्चों का जो रिकॉर्ड था उसको इश्यू कर दिया, गवर्नर साहब को दे दिया। गवर्नर साहब ने फिर आहा चीमा साहब की वाइफ़ को बुलाया गवर्नर हाउस और कहा कि आप मुझे आकर बताएँ, ये कागज़ी कार्रवाई में है कि आप मुझे आकर बताएँ कि ये क्या मामला है। उन्होंने वो गईं, उन्होंने जाकर अपनी एक्सप्लेनेशन दी और उसके बाद गवर्नर साहब ने एक हुक्म जारी किया कि इनके ये जो दूसरे बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, इनके ऊपर आप कोई कार्रवाई ना करें। प्रिंसिपल को ये कहा। इसी दौरान प्रिंसिपल साहब ने दूसरे बच्चे को भी स्कूल से निकाल दिया क्योंकि उनकी पेमेंट्स नहीं हुई थी, फ़ीस जमा नहीं हुई थी। उसके बाद चीमा साहब हु इज़ अ पावरफुल ब्यूरोक्रेट, आई थिंक ही इज़ मोर देन अ ब्यूरोक्रेट, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल साहब को इस बात पे मजबूर कर दिया क्योंकि पहले बोर्ड में जो स्टांस था वो प्रिंसिपल के हक़ में था कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो हम इस तरह की चीज़ माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर बोर्ड ने भी उनको फ़ोर्स किया कि वो आएँ और इस पे एक्सप्लेनेशन दें। और लेकिन प्रिंसिपल ने एक अच्छा स्टांस लिया मेरी नज़र में। उन्होंने बजाय कि वो जाकर इसको करते, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और आज ये ख़बर यहाँ पर चल रही है। तो हसन ये है ब्रॉडली वो व्हाट हैज़ हैपेंड। अब
बात ये है कि इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट होते हैं जो कि पॉलिटिशियंस को फेवर्स देकर या जिस तरह भी उनके बहुत प्यारे बन जाते हैं और फिर गवर्नमेंट में हाई पोजीशंस लेते हैं और वो पोजीशंस लेकर फिर वो अपनी ताकत का इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। वो होते हैं ना, आपको पता ब्यूरोक्रेसी में ही होता है कि आप 2-3 साल की छुट्टी लेके निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी ब्यूरोक्रेट ही हैं तो उनको भी 2-3 साल की छुट्टी लेते हैं और वो पेड लीव्स होती हैं। तो उन्होंने कहा इधर वहाँ वो पैसे छोड़ते नहीं हैं और यहाँ उन्होंने कहा पैसे देने नहीं हैं। तो उन्होंने 2-3 साल की छुट्टी लेने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साढ़े हाथ लंबे ने। वो एचिसन कॉलेज में उन्होंने अपनी पूरी वो लॉबी करके तो प्रिंसिपल को फारिग करा दिया। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं, प्रिंसिपल को फारिग तो प्रिंसिपल तो इस्तीफा दे के नहीं गए प्रिंसिपल साहब को। हाँ, फोर्स कर दिया ना उसको, और वो क्या करता? हाँ, इज द प्रिंसिपल आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? यस ही इज। देन व्हाई वाज ही नॉट आंसरिंग टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जब उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पूछ रहे थे कि आप ये आपने खुद इंट्रोडक्शन में बताया कि गवर्नर साहब ने उसको कहा कि आप दें, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसको कहा कि आप क्लैरिफिकेशन दें या बच्चों का रिकॉर्ड दें, तो उसने कहा मैं नहीं देता। क्या जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके जो प्रिंसिपल का ऑफिस है वो उनको ये पावर देता था कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फैसले के ख़िलाफ़ जा सकते हैं? आपको इस बात का पता है कि उनके इस्तीफे से पहले ही जो गवर्नर साहब जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके इस्तीफे से पहले इस वक्त बोर्ड बन चुका हुआ है जो कि एक नया प्रिंसिपल ढूंढ तलाश कर रहा है और इनकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म होने वाला था। आपको इस बात का पता था? प्रिंसिपल साहब माशाल्लाह अच्छे अक्लमंद आदमी, और मुझे हैरत हुई आज मैं सुबह से खबर चेक कर रहा हूँ कि ना तो इससे पाकिस्तान का कोई पब्लिक इंटरेस्ट आम आवाम का मुंसलिक है। एचएन कॉलेज एक इलीट स्कूल है जहाँ पर अशराफिया के बच्चे पढ़ते हैं। अशराफिया की जंग है, उसको सोशल मीडिया पर और टीवी के ऊपर लड़ा जा रहा है। एचएन कॉलेज में एक सीट के पीछे 3-3 हज़ार लोग होते हैं। तो मेरा ख्याल उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो हम इस सीट को मल लेते हैं। यही मसला है ना, मल लेते हैं। बिल्कुल ये मसला। और वो गवर्नर और प्रिंसिपल साहब ने कहा जी आप पैसे दे के मलना चाहते हैं तो मल लें, पैसे दिए बगैर हम आपको मलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। प्रिंसिपल साहब की आहत चीमा की मिसेज से मुलाकात हुई। उन्होंने आहत चीमा की मिसेज से ये ऑफ़र की गई उनको कि आपके बच्चों की मैं फ़ीस का मसला सॉल्व कर देता हूँ, आपके बच्चों की मैं फ़ीस माफ़ कर देता हूँ। फ़ीस माफ़ करके ही, यानी कि आप फ़ीस ना दें फिर भी आपके लिए सीट रखी जाएगी, लेकिन आपने ये जो पॉलिसी बनवाने वाला काम शुरू किया हुआ ना इसको आप छोड़ दें। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जो उनकी फ़ीस माफ़ करने का सारा प्रोसेस था ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दिया। जिस तरह आपकी बात ठीक है कि पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे वो प्रिंसिपल के साथ थे, फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है किसी और के साथ हो गए। आप ये कह सकते हैं कि मैलिफाइड इंटेंट था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से भी, उनको भी इन्फ्लुएंस किया गया। एक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का वज़ीर हैं वो इस वक्त आहत चीमा साहब, तो उनके पास बड़ा इख्तियार और इक़्तिदार था। लेकिन सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि इससे कोई अवामी फ़लाह या अवामी उसका मसला नहीं आ रहा। ये अशराफिया के हकूक़ मारे गए, एक अमीर आदमी की सीट मारी गई, तो मुझे समझ आती है। वेरी वेल सेड। अच्छा, आपको पता है वकास भाई इस एसर में दाखिला लेने के लिए भी जी ये कोई सस्ता स्कूल ये मतलब आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते। मैंने सुना बैंक स्टेटमेंट भी जमा करानी पड़ती है। बैंक स्टेटमेंट, पेरेंट्स के इंटरव्यूज तो एक डिफरेंट चीज़ है। इनका जो क्लास 2 के अंदर जब बच्चों को लेते हैं तो जो इनका एंट्री टेस्ट है वो आपका बच्चा बगैर किसी स्कूल की तैयारी के नहीं पास कर सकता। देयर आर स्कूल्स इन लाहौर, और मैं नाम नहीं ले सकता, फिर वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम ही ये है। अच्छा, ठीक है, जो सिर्फ बच्चों को तैयार करते हैं एचएसएन में दाखिले के लिए 2 सेकंड क्लास के लिए, यानी कि 2 क्लास के बच्चे को, दैट किड इज़ हार्डली 5 और 6 ईयर्स ओल्ड। उसको जो ट्यूशन्स पढ़ाई जाती हैं, और खाली वो स्कूल नहीं होते। जो बच्चे एचएसएन जाना चाहते हैं उनके लिए डबल काम होता है। सुबह के वक्त वो स्कूल में पढ़ते हैं जो प्रेपरेटरी स्कूल होता है एचएसएन का, और शाम के वक्त वो ट्यूशन्स लेते हैं उसी एचएसएन में जाने के लिए। तो बेसिकली ना सिर्फ एचएसएन की फीस तो बाद में आती है, हाईली डिजायर्ड सीट है। हाँ, और उनकी फीस तो बाद में आती है। पहले तो प्रेपरेटरी स्कूलों की फीस देनी पड़ती है, तो वो मैं और आप नहीं दे सकते। 99% ऑफ दिस कंट्री के जो अवाम है वो नहीं दे सकते। 1% का मसला है। हाँ ठीक है, आहत चीमा साहब ने 1% के साथ धोज्याती कर दी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं की होगी, मैं इसमें भी नहीं कह रहा, बिल्कुल कर दी होगी, ठीक है। उन्हीं को ज़्यादा दुख भी हुआ। एक बड़े ब्यूरोक्रेट होंगे एक तरफ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिनकी नज़र होगी सीट के ऊपर, नहीं बात बन सकी। खैर, लेकिन मैं इसमें बात, मुझे सारी सिंपल एक बात है कि एक प्रिंसिपल साहब हैं, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रन करना है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इंटरव्यू करके एक प्रिंसिपल को अपॉइंट कराना है। जो सारी पॉलिसी है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने चलानी है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कह रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है इनकी फीस इनकी खाली नहीं फीस, यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कह रहा है कि हम ये नई पॉलिसी बनाने को तैयार हैं कि जिसके तहत ये जो हमने कानून रखा हुआ है कि अगर एक बच्चा लॉन्ग लीव पे चला जाता है या फ़र्ज़ करें वो किसी वजह से शहर से बाहर रहा है 2-3 साल के लिए, तो जो हम फीस मांगने वाला कॉन्सेप्ट है वो हम सब के लिए माफ़ कर रहे हैं, मल्टीपल सब बच्चे के लिए। हाँ। पॉइंट वेल मेड। अच्छा, इसमें ये देखें, बात ये है कि 2 बच्चे जो हैं वो लाहौर के एक टॉप के इंस्टीट्यूट को, उसकी रिप्यूट को ले बैठे, और वो चूँकि बच्चे थे ब्यूरोक्रेट के, और वो ब्यूरोक्रेट है बहुत
प्यारा यार सियासतदानों को। सॉरी विकास भाई, नहीं, एक मुझे मिनट, दरमियान में थोड़ा सा कट इन करना है। आई डू नॉट थिंक कि एचएसएन कॉलेज की रिप्यूट को जो नुकसान एचएसएन कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स पहुंचा चुके हुए हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, चौधरी वो निसार ठीक है, वो ठीक है। निसार साहब से लेकर इमरान खान खान साहब तक, सब पढ़े और हैं कोई वहाँ आप लंबी लिस्ट है पूरी, ठीक है। जो नुकसान उन्होंने पहुंचा दिया, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में कोई एचएसएन के कोई स्टूडेंट भी पहुंचा सकेगा। नहीं, वो सही है, लेकिन मेरा इस पे ये स्टांस है कि रिप्यूट को डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि मुल्क को भी मजाक बनाया हुआ है, और इन लोगों ने समझा हुआ है कि ये इनकी ना, ये जो इनका चाहे ये कर लें, क्योंकि अपने बच्चे नवाजने हैं तो उसके लिए कोई भी पॉलिसी बनवा लें। अपने जो वहाँ पर बोर्ड है उसमें भी रिसेंटली चेंजेस हुई हैं और बहुत सारे नून लीग के लोग हैं उसमें शामिल किए हुए, तो वो आपकी चलती है तो आपने चला कर अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक पूरे इंस्टीट्यूशन की रिप्यूट को दाव पे लगा दिया, और आपको उसका ख्याल भी नहीं आया। और प्रिंसिपल जो कि गोरा है, उसको आपने मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दे। उसका स्टांस, मैं तो उसको सैल्यूट पेश करता हूँ कि उसने नौकरी करने की बजाय ये बेहतर समझा कि वो इस नौकरी को छोड़ दे। इस तरह की नौकरियां छोड़ ही देनी चाहिए जहाँ पर आज चीमा जैसे लोग आपको इन्फ्लुएंस करें गलत कामों पर। आगे बढ़ते हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब बहुत दुखी हैं, आप उनके दुख का कुछ हल निकालें, बिकॉज़ वहाँ पर मेरा तो दिल, मैं कहता हूँ, मैं आंसूर हो रहा है, खून के आंसूर हो रहा है कि हमारा इतना मासूम, इतने प्यारे, इतने अच्छे वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं गैस के इतने रेट्स बढ़ रहे हैं मुल्क में, वो भरम है। कौन बढ़ा रहा है? को मशवरा दें उनको। नहीं तो बढ़ा कौन रहा है यार? कोई तो बढ़ा रहा होगा ना हसन, वज़ीर आज़म नहीं बढ़ा रहे। नहीं, पाकिस्तान में कोई अगर वो प्राइवेट, बढ़ा रहे होते तो भरम होते। राणा साहब, पाकिस्तान में कोई प्राइवेट कंपनीज तो है नहीं गैस डिस्ट्रीब्यूशन की। आखिर हर कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। वो पंजाब की हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गैस देती हैं, सिंध में देती हैं, जहाँ भी देती हैं। सरकार की कंपनीज़ हैं जो गैस बेच रही हैं। अगर सरकार की कंपनीज ही गैस महंगी बेच रही हैं तो वज़ीर आज़म साहब को किस बात का दुख है? आप कह रहे हैं कि ये सारी कंपनीज वज़ीर आज़म के अंडर आती हैं? और किसके वज़ीर, ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब के अंडर आती हैं। यार बात, शहबाज शरीफ साहब, ये तो मैं तो मासूमियत में मारा गया आपका बयान पढ़ के। अंग्रेजी की एक मिसाल है, टू ईट योर केक एंड हैव इट टू, ठीक है, कि आपने एक टाइम पे दोनों काम करने हैं। खाई भी जाए और लेकिन वो बचा भी रहे। तो जो शहबाज शरीफ साहब है ना, वो ये करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं कि वो मारें भी अवाम को और अवाम को रोने भी ना दें। ये कह कि हो मुझे तो पता ही नहीं चला कि किस यार वो रो रहे हो तो साथ आके बैठ जाएंगे। मैं भी आपके साथ दुखी हूँ, बड़ा पैड़ा होया था। मैं भी आपके साथ दुखी हूँ, मुझे भी बड़ा मसला है। कट्टे एहतजाज करते हैं। मैं बाज़ का सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को तो शायद इतना कुछ पता ही नहीं होगा। अगर उनकी अहलिया जो हैं, जो लेटेस्ट वाली अहलिया है, वो उनको ना बताया करें। मेरा ख्याल है कि ये बात भी उन्होंने बताई, घर में बिल आया, क्योंकि वो बताती रहती हैं कि मैं गरीब हूँ, 10 मरले के घर में रहती हूँ, और ये सारी बातें गरीबों का ख्याल करती हैं। ख्याल करती हैं, फलाह बहबूद लगी रहती हैं। तो वो मेरा ख्याल उनको एकदम ख्याल है कि ये अगर मामला ऐसे चलते रहे तो हमारी फलाह का टाइम आ जाएगा कि किसी को हमारी फलाह बहबूद करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल उन्होंने मियाँ साहब को बताया, शहबाज शरीफ साहब को, कि मियाँ साहब देखो ये इतना बड़ा बिल आ गया गैस का। बिल वाकई बहुत आ रहा है। नहीं, वो मेरे और आपके तो आ रहे हैं, हमें तो 3 महीने से आ रहे हैं, तो हमें महसूस हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इनका अब महसूस हुआ है। इनकी जो बेगम साहब है घर वाली, उन्होंने अब दिखाया कि शहबाज इतना ज्यादा बिल, तो इन्होंने कहा ओहो अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं, मैं बयान जारी कर सकता हूँ कि मैं एक्शन लूंगा, एक्शन। कल एक वजीर साहब थे, उन्होंने लगाया हुआ था, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने, टैक्स के ऊपर कि जी तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, इनका पेंजा लगा हुआ है, ठीक है। तो बंदा पूछे भाई आप हमें क्यों बता रहे हैं? हमें पहले ही पता है इन सारी बातों का, आप बताएं कि इसका हल क्या है। इज़हार यकजहती हमें नहीं चाहिए, मुझे तो शहबाज शरीफ साहब से कोई इज़हार यकजहती नहीं चाहिए। वेल मियाँ साहब, थिंग इज के छोड़ दें ये काम, लंबी छोड़ना छोड़ दें, लंबी छोड़ना छोड़ दें, यकजहती छोड़ दें। हाँ, हमारे साथ जारी यकजहती ना करें। आप जो काम करने आए हैं, आपको जिम्मेदारी IMF के साथ ये लगाई हुई है कि आपने महंगाई चीज़ें करनी है। उसको IMF कहता है कि रैशनलाइज करना है आपने प्राइसेस को, तो करें, फिर अब क्या हो सकता है फिर। नहीं हसन, देखें इस पे, ऑन दिस वी नीड टू बी सीरियसली एड्रेस दिस कि देखें देयर आर सर्टन रिफॉर्म्स जिनको आप करें तो मुल्क में बेहतरी आ सकती है। आपको गैस के बिल, बिजली के बिल ना बढ़ाने पड़े। IMF भी आपको इस वजह से पुश कर रहा है इस पर, क्योंकि आपने ना वो किए हैं काम, वो रिफॉर्म्स ना किए हैं, और उनको नज़र भी आ रहा है कि इन्होंने करने भी कोई नहीं। जिस तरह कि मतलब एग्रीकल्चर को अगर आपने टैक्स करना है या आपने अपना जो टैक्स नेट ओवरऑल बढ़ाना है, अब आप देखें जो कंपनीज हैं ना बड़ी बड़ी पाकिस्तान में, जितने ब्रांड्स हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन लोगों के ना 2-2 खाते होते हैं, 2-2 वो उनके अकाउंट्स के रूम है, एक छुपा हुआ है और एक सामने होता है। तो थिंग इज कि हमारे यहाँ मजाक चल रहा है ना, तो उनको बिजनेस अरबों, हाँ पकड़े ना, तो उनको पकड़े ना, बिल्कुल उनको पकड़े और वो करें।
अब आप बाद वकास देखें में फिर वही फिरोजपुर है। रोड है ना हसन, फिरोजपुर रोड पर ये जो सिरेमिक्स की दुकानें हैं, टाइलें और वो ये छोटी छोटी दुकानें होती थी, ये हमारे सामने प्लाजास बन गए हैं। उनकी आप गाड़ी स्मगलिंग का जाके माल है लगाएं, हाँ ऊपर माल से ही सारा माल स्मगलिंग स्मगलिंग का, आप गाड़ी जाके लगाएं, वैले आएगा आपकी गाड़ी लेगा, पीछे उन्होंने ना प्लॉट्स खरीद लिए हैं, उन्होंने वो गली निकाल ली है, वो जाके पीछे गली में लगा देगा क्योंकि वहां पर बड़ा इशू है पार्किंग का। और 6-6 मंजिला, 4-4 मंजिला, 3-3 मंजिला प्लाजा बन गए हुए हैं, बट दे डोंट पे एनी टैक्स। तो लेना उनसे लेना, असल वही मसला वही ये बात है ना, तो मियां नहीं ले साहब सकते ना वो उनसे, क्यों नहीं ले सकते नहीं ले हसन? सकते। ये क्या बात हुई भाई, वो वजीर पाकिस्तान आजम है का इस मुल्क के। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ का जो ट्रेडर है ना, वो एक ब्लैकमेलर है। अब तो वो वोट भी नहीं लेकर आया आवाम से, तो आप किस बात की टेंशन है? ट्रेडर ब्लैकमेलर है, वो दुकान का शटर डाउन कर जाएगा, आप देखेंगे कि वो इस तरह होगा। ये पहली दफ़ा नहीं है, इन पे तो छोटा मोटा कोई टैक्स लगाने की कोशिश की जाए तो इनका रोना पड़ जाता है, तो ये पूरा टैक्स नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि आपने खुद कहा कि वो IMF कहता है कि पैसे बढ़ाओ, IMF का समझ नहीं आती। अब आप एग्रीकल्चर, बार बार पढ़े लिखे लोग सूट बूट पहन के स्टूडियोज़ के अंदर बैठे हुए एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में बैठे एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं। और भाई वो जो एग्रीकल्चर पे आप टैक्स लगाएंगे या जो भी करेंगे वो किसकी जेब से निकलेगा? और आपको पता है कि पाकिस्तान का काश्तकार जो है वो कितने परसेंट मैं कहता काश्तकार हूँ जो मिडल है, मैन पे लगाएं। नहीं मिडल मैन, सुन तो लेना मेरी छोटी सी बात भी, मैं एक छोटा सा काश्तकार भी हूँ ना, आपको पता है इस बात जी का। जी। पाकिस्तान में पहले तो ये मुझे बताएं कि बड़ा लैंडलॉर्ड है कितना। अगर 100% के काश्तकार हैं तो उनमें से 6% या 7% बड़े लैंड होल्डर हैं जिनके पास 30-40% ऑफ द लैंड होल्डिंग है। ठीक है, आप उन पर टैक्स लगा लें। आप अगर छोटे काश्तकार की तरफ जाएंगे टैक्स लगाने के लिए तो वो क्या करेगा? एग्रीकल्चर की जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे कर देगा। गंदम में आप टैक्स, उसकी इनकम पे टैक्स लगाना शुरू करेंगे, वो कहेगा जी ठीक है मेरा टैक्स कटना शुरू हो गया, मैं गंदम की कीमत बढ़ा देता हसन हूँ। लेकिन मैं तो इस पे ये कहता हूँ कि जो काश्तकार है ना, पहली बात तो छोटा ये या कि बड़ा, एक मिनट मेरी बात सुन लें आप। मैंने आज तक वो ना छोटे काश्तकार को ना अमीर होते नहीं देखा। वो हो भी नहीं सकता ये इस मुल्क में एक अजीब मजाक है सर। सर सुने ना, कि कोई भी चीज़ है ना, चीनी है, गंदम है, सब्जियां हैं, फल है, जो भी है, वो मार्केट में तो महंगे मिलते हैं। यानी लाहौर में जब आप रेट पता करेंगे तो वो आपको जी 300 का प्याज, 320 का टमाटर। लेकिन इससे तो ये होना चाहिए कि काश्तकार देखे ना, उसको तो फिर वो उसको भी बात तो आ मिलना गई ना। चाहिए ना, वो अमीर नहीं होता। सर बात सुने तो ना, आप ट्रेडर की बात कर रहे हैं ना, आप जिस पे मिडल मैन पे टैक्स लगाना चाहते हैं वो ट्रेडर है ना, वो काश्तकार तो नहीं है। वो एग्रीकल्चर से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि जिस बंदे की कमाई नहीं है, यानी काश्तकार के एक मैं एग्जांपल देता हूँ, वो 10,000 उस पे कमाता वैसे है, already मिडल tax- मैन 30,000 रुपये कमा लेता है, उस पे ऑलरेडी टैक्स है वैसे बाय द वे। और जो रिटेलर है वो 40,000 रुपये कमा लेता है। तो नहीं है ना, उनसे आप ले नहीं सकते। आप काश्तकार पे लगाना चाहते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, इस वक्त पंजाब के अंदर एक्चुअली एग्रीकल्चर टैक्स एग्जिस्ट करता है और वो तकरीबन उसी के आसपास का रेट बैंड का भी है जो कि हम तनख्वाहदार लोगों का तबके का होता है। ठीक है, 2-4 लाख रुपए तक की इनकम जो है उसमें इस्तिस्ना हासिल है कि इसके ऊपर नहीं है आपका टैक्स, और उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो अगर आप कमाई करेंगे तो उतना ही बच जाता है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि सबकी तान यहाँ आके टूट जाती है कि जी एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं। IMF का भी यही रोना है, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, सबका ही रोना है। आपको जो कहना है वो ये कहना है कि आपने जो, मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो 7% बड़ा लैंड होल्डर है जिसके बाद 30% या 35% के करीब लैंड होल्डिंग है मुल्क की, आप उस पर टैक्स लगा के अपना शौक पूरा कर लें। तो वो तो सारे बैठे हुए हैं असम्बलियों तो में। बस फिर ठीक है, उन पे भी आपका बस नहीं चलता, आपका ट्रेडर पे बस नहीं चलता, आपका मिडल मैन पे बस नहीं चलता, आपका बस अच्छा, चलता है मियाँ साहब से बात शुरू हुई तनख्वाहदार थी, लोगों कहाँ पे। पहुंच गए हम? उनका भी किसी पे बस नहीं चलता ना, उनको भी इसलिए किसी को बस वो नहीं बयान चलता, दे वो दे के बयान काम दे कर देते हैं, लेते उन्होंने हैं। कहा, चलो बयान तो देना। कल ये वारदात हुई कि द नेशन के एक रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं इसरार राजपूत, उन्होंने एक वीडियो लगा दी जिसमें कि उन्होंने कहा कि कोई इमाम बारगाह पर कोई हमला हो गया है, कोई यहाँ उसका घेराव हो गया। तो उसके बाद वो कोई एज़ पर पुलिस उसमें कोई थरथली मच गई, और इसरार ने फिर उस ट्वीट को डिलीट किया और उसने अपॉलजी भी ट्वीट की कि मेरे से गलती हो गई, मैंने वेरीफाई नहीं किया या जो भी। उसके बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और इसरार को गिरफ़्तार कर लिया। अब मसला ये है यहाँ पर कि देखिए, जर्नलिज्म में जब पुलिस के पास ये इख्तियार आ जाए ना कि वो सहाफ़ी पे मुकदमा भी दर्ज करे और गिरफ़्तार भी करे, तो चूंकि हमारी पुलिस खुद इतनी क्रेडिबल नहीं है, उसके अंदर मतलब आपने FIR करानी हो तो 5,000 रुपये दें, आप किसी भी FIR करा लें, तो वहाँ पर मसले इतने अपने उनके इतने इश्यूज़ हैं, और उनकी जो सर्विस है वो इतनी अच्छी नहीं है सूबे में, शहर में, इलाके में, जहाँ पर भी जिसका भी आप नाम ले लें। तो ये जब इख्तियारात उनको मिल जाएंगे कि वो सहाफ़ियों पे मुकदमे करें और फिर उठा के भी ले जाएं, तो दिस इज़ नॉट ऑन। देखें, देयर इज़ अ सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। आपने अगर इस तरह की कंप्लेंट करनी है
तो आप प्रेस क्लब को भी, उधर भी कमेटियाँ बनी हुई हैं, या आप वो अखबार था, आप CPNE के पास चले जाएं, उनको कंप्लेंट करें, एडिटर को कंप्लेंट करें, एडिटर उसको सस्पेंड कर सकता है या उस अपॉलॉजी इशू कर सकता है या जो भी इस तरह का मामला है। लेकिन इसको क्रिमिनलाइज करना, दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, और इससे पुलिस को और गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को भी इससे बाज आना चाहिए। और मरियम नवाज शरीफ इज़ द CM, मैं उनसे भी कहूँगा कि इस पे ज़रा गौर करें। दिस पॉलिसी विल नॉट बी बेनिफिशियल आइदर फॉर द प्रोविंस और फॉर हर गवर्नमेंट एज वेल। आपका इस पे क्या कहना है? मैं आपको पता है विकास भाई आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता इस बात के ऊपर, इसलिए मैंने आपको आपकी बात फिनिश करने दी, मैंने दरम्यान में टांग नहीं अड़ाई। पहली बात आपने कही कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लिया करेगी इस तरीके से, तो पुलिस पहले भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। कोई बाहर तो नहीं है, मतलब कोई सहाफ़ी होने के साथ हमें कोई एमनेस्टी तो नहीं मिल जाती या इम्यूनिटी तो नहीं मिल जाती कि हम जो मर्ज़ी करते फिरें। मुझे नहीं पता कि उन साहब ने, जो इसरार साहब हैं, उन्होंने क्या सोचकर एक वीडियो लगाई और सारी कहानी डाली और फिर उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो कि मैंने वेरीफाई नहीं किया। यू लॉस्ट मी देयर, राइट एट दैट पॉइंट यू लॉस्ट मी, बिकॉज 16 साल 17 साल हमें भी सहाफ़त करते हुए हो गए हैं, सेकंड जनरेशन सहाफ़ी हूँ, तो वालिद साहब को भी सारी उम्र यही काम करते देखा। उनसे पहले भी ख़ानदान में और भी सहाफ़ी हैं, चचा भी सहाफ़ी हैं, कज़न्स भी लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं। कोई BBC, मेरी कज़न जो है वो BBC का वर्ल्ड सर्विस का जो साउथ एशिया के अंदर है वो हेड कर रही है या कुछ कर रही है। मैंने ऐसी कभी बात नहीं सुनी कि मैंने वेरीफाई नहीं किया तो मैंने खबर चला। जितनी जल्दी किस बात की थी, और आप उसको मासूमियत से दिखा रहे हैं। ठीक है, वो जिस तरह अली, मैं भी खुद कई दफ़ा ऐसा करता होता हूँ, तो ठीक है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। अली कहता होता है, अली वारसी साहब जो हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं, वो कई दफ़ा कहते होते हैं मुझे प्रोग्राम में कि हसन आज आप अपने पेटी भाई को बचा रहे हैं। तो वकास भाई राणा साहब, आज आप अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने एक अदद इमाम बारगाह के ऊपर हमले की कहानी सुना दी और साथ एक वीडियो लगा दी और कहा कि मुश्तिल जो हजूम है वो उस इमाम बारगाह को उड़ाने के लिए जा रहा है या हमला करने के लिए जा रहा है। ठीक है, और आपके ख्याल में एक छोटी सी बात है, मेरे ख्याल में ऐसी छोटी सी बात नहीं है। इफ़ एनीथिंग, एक जो रिलीजियस सेंसिटिविटी है उसकी वजह से तो ख़बर को जनरली 3 दफ़ा चेक करना चाहिए। आम खबर के साथ आप जो भी करते हैं उसके मुकाबले में वो बेल हो जाएगी उनकी, इसरार साहब की, कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कौन सा उन्होंने किसी इदारे के ख़िलाफ़ या आपको पता है किन लोगों के ख़िलाफ़ या कोई हमारे जो वो हैं उनके ख़िलाफ़ वो खबर चला दी। जिस तरह असतूर बेचारा जो फंसता है, वो तो इसलिए फंसता है ना क्योंकि उसका तो ये है, दोनों में फ़र्क है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी इसमें फ़र्क करे कि एक तरफ जो है वो इस बात की उसको सज़ा दी जा रही है असतूर को कि वो ताकतवर अशराफिया के ऊपर या ताकतवर जो लोग हैं उनकी तरफ उंगली करके बताता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सहाफ़ी साहब हैं, और मैं ये भी मान लेता हूँ कि उनसे गलती हुई होगी क्योंकि सोशल मीडिया की दौड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि व्यूज़ और लाइक्स की भूख के अंदर सहाफ़ी तो गिरा नहीं ना आप कोई, ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने कर दिया होगा। बट आई डो नॉट फील सॉरी फॉर हिम, आई डो नॉट थिंक कि ये गलत हुआ उनके साथ में, मेरे साथ भी। और मैं ये आपको कह रहा हूँ ताकि कल को अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो आप ये प्ले कीजिएगा, ये क्लिप निकाल के। बहुत जल्दी अंदर जाऊंगे। मैं ये क्लिप बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि कल को अगर अच्छा, मुझे बताएं कि मैं भी ऐसा करूँ तो मुझे भी पुलिस को पकड़ के लेके जाना चाहिए। लाहौर में एक MPA हैं, क्या नाम है, मलिक वहीद साहब ने एक जुलूस निकाला और उस जुलूस में पता नहीं कैसे एक सब इंस्पेक्टर साहब और कुछ पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी के शीशे जो हैं वो काले हैं, तो ये आपका मामला ठीक नहीं है। और पता नहीं वो अकेले जा रहे थे, उनका वर्जन ये है कि जी मैं जुलूस की सूरत में जा रहा था और उनको रोका और उनके कोई गर्मा गर्मी हो गई होगी। उसके बाद एक वीडियो मंजर आम पर आई, उन्होंने कहा अब तुम अपोलोजाइज़ करो, मैं ऐसा वैसा MPA नहीं हूँ। और वो उन्होंने कहा जी मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ आपसे, लेकिन आप मोबाइल बंद करवाएं। वो मोबाइल तो बंद नहीं हुए। उसके बाद ये पता चला कि जो DIG ऑपरेशन है उन्होंने उन साहब का, सब इंस्पेक्टर साहब का तबादला कर दिया, उनको पुलिस लाइन खुड़े लाइन लगा दिया। तो ये मतलब नहीं रोकना चाहिए था MPA साहब को मेरे ख्याल से। वो बेचारे जा रहे थे एक जुलूस की, वो कहते हैं मेरी इज़्ज़त ख़राब हुई है, 4 लोगों में आपने मुझे बेइज्जत किया है, तो अब मैं क्या करूं, मैं आपकी बात किस तरह मान लूं। आप कैमरे पे माफ़ी मांगे, तो माफ़ी मांगी सी बेचारे गरीब ने। वो पता नहीं, जहां तक मैंने वीडियो देखी है वो कह रहा था आप कैमरे बंद करें। वो जो उसके साथ बंदा था ना सब इंस्पेक्टर के साथ, उसने कहा जी माफ़ी मांगते हैं हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन आप कैमरे बंद कराएं। देखें ये अवामी वो नुमाइंदे, उनको कह रहा था कि आप मेरे साथ चलें कहीं ना, मतलब बैठ के कहीं पर कर लें इसको ना, लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहा इधर ही करो और सारे लोग जाएंगे। बात यह ना कि अवामी नुमाइंदा होने का, जिस तरह सहाफ़ी होने के साथ आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल सकते, उस तरह अवामी नुमाइंदे के भी कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर उनकी गाड़ी के ऊपर शीशे काले थे, यही मसला है मेरा ख्याल, जिससे लड़ाई शुरू हुई थी, और उसका एक्चुअली एक लाइसेंस चाहिए होता। अगर उनके पास वो लाइसेंस नहीं था तो वो पुलिस अफसर ने बिल्कुल ठीक किया, उस पुलिस अफसर के साथ ज़्यादती हुई। पाकिस्तान के अंदर फिर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है
और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी उनकी है। मज़ा तो तब आता ना, ये तब पता चलता कि ये अपोजिशन के एमपी होते और रोके गए होते। नहीं तो वो जुलूस और निकाल रहे होते तो उनके साथ क्या होता। हाँ, ठीक है, तब पता चलता है इनको। तो बात ये है कि अब अच्छा, फिर अब ये भी है कि वो अगर अब मलिक साहब से पूछा जाएंगे या मलिक वहीद साहब से पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि इसने मुझे गालियाँ निकाली थी, हाँ इसने मुझे, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, हाँ इसने मुझे गरीब आदमी, मतलब जिस तरह आम पुलिस वाले आम आदमी से बात करते हुए एक दो गालियाँ निकालते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं, फिर बात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में लिया हो, बट देखें, कानून फॉलो सबको करना है। वो वज़ीर साहब हैं, वो भावें वज़ीर आज़म ही क्यों नहीं है, अगर वो कानून तोड़ता पाया गया है और थानेदार ने उसको पूछ लिया तो थानेदार की गलती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है, फिर बेचारा थानेदार का क्या, उसका हुआ क्या, सस्पेंड कर दिया गया बेचारे नहीं, को? ट्रांसफर कर दिया, पुलिस लाइन उसको भेज दिया गया, पता नहीं कोई सिक्योरिटी कहीं पर भेज दिया उसको। हाँ, तो चलो फिर ठीक है, मेरा ख्याल है। वरना ये भी हो सकता था कि वज़ीर साहब, एमपीए साहब ज़्यादा गुस्सा खा जाते तो कहते हैं कि नहीं, इसको पंजाब के बॉर्डर पे ड्यूटी लगाओ इसकी जाके, पिछले इमरान दिनों खान के ऊपर। वो जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट नहीं है एक बना हुआ SSU पंजाब का, उसके एक कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार दिया। सो वो अपेरेंटली सब इंस्पेक्टर साहब वाज अलेजिडली वो कुछ सख्त अल्फाज अदा कर रहे होंगे, तो उसने, उसकी वीडियो भी है, उसने रख के उसको थप्पड़ दिया। तो वो पहले सब इंस्पेक्टर साहब इधर गए फिर वो इधर आए, फिर वो उधर गए, तो उनको समझ ना आएगा मैं क्या करूँ, यू नो ही इज़ अ सीनियर, और वो थप्पड़ पड़ गया अब, तो अब क्या करें। लेकिन उनको फिर बर्खास्त कर दिया गया, उन साहब को जिन्होंने थप्पड़ मारा अपने था। सीनियर को मारा था। हाँ, उनको ड्यूटी से फारिग कर अच्छा, दिया गया। मसला ये है, इनका तो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। मसला ये भी है ना, इनके जॉब आवर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ओह माय गॉड, प्रेशर है, छुट्टी मिलती बहुत नहीं मसले हैं। है, अफसरान तमीज़ से बात नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है। अफसरान जो है अपने पुलिस मुलाजमीन जो नीचे के लोअर स्टाफ होता है, और इवन मैं हैरान हूँ कि सिर्फ ये DSP या SHO रैंक की बात नहीं है। इवन ये जो ASP साहिबान, जो नए नौजवान आते हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार पढ़े लिखे हो, तमीज़ से बोलना तो घर वालों ने सिखाया ही होगा ना, वो भी जो है ना, वो वर्दी के फूल जो कंधे के लग जाते हैं जब, तो वो भी नीचे वाले को इंसान नहीं समझते, वो भी उस तरीके से लेकिन उससे हसन गुफ्तगू करते नीचे हैं। भी मामला तो बहुत ख़राब सर है। वो ठीक है, लेकिन ये वो देखें, नीचे पता क्या होता है, आपने FIR करा ली ना, अब वो चला जाता है तफ्तीशी को, यू नो, अब ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन दो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बन गए हुए हैं। अब वो जो SHO होता है ना, वो अपने आप को ना ऑपरेशंस तक महदूद करता है, हालांकि वो हेड है उस स्टेशन का, बट स्टिल वो अपने आप को ऑपरेशंस की हद तक रखता है। फिर एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब होते हैं, उनके नीचे मुख्तलिफ जो है ना वो IOs होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। अब वो किसी IO के पास चला जाता है, वो आमतौर पे जो है ना ASI लेवल का बंदा होता है। अब वो उसके पास जो है ना तो गाड़ी भी उस तरह अवेलेबल है, ना पेट्रोल उस तरह अवेलेबल है, और वो कहता है कि जी शेखुपुरा मैंने रेड मारने जानी है। तो जो मुद्दई होता है ना, वो मुद्दई को कॉल करता है कि पायनो जाना है तो आ जाओ। वो मुद्दई अगर कोई बाबू शाबू हो हमारे जैसा हो गएगा, मैं क्यों आ जाऊँ, आप जाएं जाके रेड मारें। वो कहता है मेरे पास तो ना गाड़ी है ना पेट्रोल है। बिल्कुल। वो बंदा कहता है ओ माय गॉड, पुलिस का क्या हाल हो गया। अब वो फिर वो आता है, वो उसको लेके जाता है, खाना खिलाता है, वो 5-10 हज़ार रुपये जेब से देता है, पेट्रोल अपनी गाड़ी का खर्चता है, वहाँ जाते हैं। वो रेड क्या होनी है जब आप एक सिविल गाड़ी में जा रहे हो और वहाँ पहुँचते हो आप सिविक में, अगले बंदे के घर के बाहर वो पुलिस वाला उतरता है, वो जाके दरवाज़ा खड़काता है, वो कहता है जी मुख्तार है, वो कहता है जी नहीं है, वो कहता है चलो जी मुख्तार तो है ही नहीं। गाड़ी में बैठते हैं लाहौर वापस। तो इट्स नथिंग लेस देन अ जोक। बहरहाल ये इसी तरह ही है। ऐसे ही, लेकिन वो एक कश्मकश तो चलती रहती अच्छा, है ना। वो जो बंदे हैं ना, अब अगर उनकी कोई अप्रोच है तो वो फ़ोन करते हैं SP को या DIG को या IG गालियां को निकालता है फोन करके कि जी मैं तो, वो तो मुझे कह रहा है कि ना पेट्रोल है ना गाड़ी है, ना वो उन पे रेड कर रहा है, वो तो बंदों को वो भाग जाएंगे बंदे। फिर DIG साहब कॉल करते हैं SP को, वो कहते हैं बेटा आपने नहीं काम करना तो मुझे आप बताएं, वो अपने तरीके से। SP फिर जब कॉल करता है ना इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को, वो फिर निकालता है जो उसके दिल में आता है, तो तेरी ऐसी थी तैसी, तेरे तो को फिर निकालने ऐसे ही होता होता है ना, फिर जब प्रेशर आ जाता है तो वो उसके दरमियान फिर एक ऑटोमेटिकली वो रगड़ा जाता है काम। रगड़ा जाता है, और फिर आपके दिमाग में हर वक्त इस तरह का चलता रहता है। बट इस सिचुएशन में MPA साहब जो हैं, उनको चाहिए था कि वो खुद उनको थोड़ी चाहिए था अकल वो करें। जाके ना बैठ जाते हैं उनके साथ, वो जो कह रहा था ना सब इंस्पेक्टर के आ जाएंगे बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं नया अच्छा, मुझे एग्जैक्ट MPA पता नहीं, हो बनाऊं। सकता है कि कोई पुलिस वाले ने उनको गालियां शालियां भी निकाल दी हो उनको, जब वो पेपर वाला सारा प्रोसेस चल रहा था काली शीशों का। देखें ठीक है, वो और फिर अगर आप MP हैं और आपको पब्लिकली पुलिस वाला गाली निकाल देता है अपने सपोर्टर्स के सामने, तो मसला आपके लिए तो फिर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट ही डिड, लेकिन असल हमारी सोसाइटी है ना, देखें ना भी हो ना MP है, छोड़ें आप वो MP है, हमारा कोई आम बंदा भी हो ना, उसका कोई चाचा मामा ताया DSP हो या कोई जानने वाला हो, तो वो भी कहता है कि क्यों, क्या मैं नहीं उतारता, ये है वो है, वो हो जाती है गर्मा गर्मी, तेरी ऐसी तू क्यों नहीं लाना,
तो वो अपने वो फ़ोन करता है चाचू को। सर वो चाचू को फ़ोन करता है, हमारे कोई कैमरामैन ही साथ खड़े होते हैं फ़ोन कैसे माइक लेके कि हाँ भाई आपकी गाड़ी पे क्यों लगे हुए हैं काले शीशे, आप ये उतारते क्यों नहीं? वो बंदा कह रहा था भाई मेरा तो उन्होंने मसला तुसी कितने कैमरा लेके आ गए हो, अपना कैमरा साइड पे करो, आपने खुद कहीं दफ़ा देखा होगा कि उतारे नहीं उतारे। तो मतलब मैंने फिरोजपुर रोड पे देखा था, वो बड़ा ही शानदार मामला था। वो जो साहब थे ना मोटरसाइकिल पे, उन्होंने वो मीडिया पर्सन को कहा कि मैं आपसे क्यों बात करूं? तो उसने कहा आप उसने मुजरिम कहा, उसने कहा आप मुजरिम है। तो उसने कहा यार मैं किस बात का मुजरिम हो गया, अभी तो मैं रुका हूँ, कोई चलान होगा मेरा, फिर मैं उसकी वायलेशन होगी, तो आपसे मैं कोई बात करने का मेरा वो नहीं है फ़र्ज़ कि जी मैं आपसे बात करूँ, आप जाए अपना काम करें। तो उसने कहा मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। तो उसने कहा मेरे साथ ना अपना काम किसी और करें। जगह करें। तो खैर ये भी चलता रहता है। एनीवे आज के लिए काफ़ी ज़्यादा खबरें होंगी, लंबा हो गया हमारा आज शो। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।